I can say that different people who are here coming from different fields and giving us knowledge which is invaluable. And once again, on behalf of GIA and on my personal behalf, I would like to thank Gunjanji for this uh, program, the second edition of Global Industrial Fest that we are having here today. I would like to thank the panelists who are present here. I take immense pride in welcoming you on the stage. Thank you so much for being part of this discussion. And as Gunjanji has already set the mood, so we should begin with discussing the issues that you, Saxena ji, are facing as an exporter, and you feel that should be addressed at the earliest possible, basically as far as finance is concerned. So let's begin with finance issues, Saxena ji, please. Thanks so much. सेशन जो हमारे इससे पहले भी हुआ और जिसमें शिपिंग लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड स्टेज एक्सपोर्ट का मैं बहुत छोटा सा बेसिक फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हिंदुस्तान में जो हमारी इकोनॉमी है जीडीपी और जॉब मार्केट में एक्सपोर्ट का शेयर इसमें करीब 28 से 30% शेयर है। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का हमारा एक विजन है कि हम थर्ड इकोनॉमी हो जाएंगे कुछ सालों में आने वाले में दुनिया के, अभी हम 5वें नंबर पे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो एक्सपोर्ट अदा करेगा। अब एक्सपोर्ट सेक्टर में भी अगर हम नीचे आते हैं तो उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है। आज जिस सेक्टर से मैं बिलोंग करता हूँ, अपैरल, गारमेंट एक्सपोर्ट, उसमें 95% एक्सपोर्टर एमएसएमई सेक्टर से है। और जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है आज, ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है। डॉक्टर सिंह इस चीज को शायद वाउच करेंगे कि हिंदुस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उतारने में सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में होती है, करीब 8 से 10%, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में 4-5% का है। और सरकार इसके बारे में पिछले कई सालों से काफी इस पर डिस्कशन हो रहा है कि इस कॉस्ट को हम कैसे एक इंटरनेशनल लेवल पर लाएं। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं जिसको मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली डिटेल नहीं जानता, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ फ्यूल, टैक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स पे जितना टाइम लगना चाहिए व्हीकल को पहुंचने में, उसका 2 गुना लगता है, 3 गुना लगता है। स्टेट्स और सेंटर के इश्यूज बहुत से होते हैं जहाँ पे गाड़ियां होल्ड अप कर ली जाती हैं। अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं ट्रक जा रहा है, कहाँ वहां पर रोक लिया गया है ट्रक पे, या जाम लगा हुआ है, कंजेशन है सभी जगह पर, ये सब भी फैक्टर्स हैं उसके। तो जब तक हमको इस सेक्टर में रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होंगे, ये एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा एक पेन पॉइंट रहेगा और हम इससे कंपटीशन में भी पीछे होते हैं, क्योंकि हम जो अपना माल यहाँ से बेच रहे हैं वो कस्टमर हमारा जनरली जो भी कस्टमर होता है वो ग्लोबली सोर्स करता है, वो हिंदुस्तान पर डिपेंड नहीं रहता। तो वो हर एक चीज देखता है कि यहाँ से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या है आपकी, जैसे उन्होंने बताया कि टर्न अराउंड टाइम वेसल में हमारा ट्रैवलिंग और लीड टाइम वहां पे कितना है। कोलंबो में अगर आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त उनका टर्न अराउंड, उनका जहाज आता है तो शायद कुछ घंटों में वो माल लेकर निकल जाता है। हिंदुस्तान में 2 से 3 दिन लगते हैं उसमें। तो ये सब फैक्टर्स हैं, ये दीज आर द मेजर चैलेंजेस व्हिच एन एक्सपोर्टर स्पेशली एमएसएमई। दूसरी होता है कि एमएसएमई की पास ताकत बहुत कम होती है नेगोशिएशन। अब ये लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है जो सर्विसेज और रेट्स ये 2000 करोड़ वाले एक्सपोर्टर को दे देंगे, 20 करोड़ वाला एक्सपोर्टर इतना नहीं ले पाएगा। That's right. That's right. And I believe what you're saying is true because एक global buyer को global market is very easily available and they have comparisons from between India and other exporting countries, especially China, where everything is much more streamlined than what you come across in India. And I feel Naveen ji, that when we are talking of the economy as a whole, we are growing. We are growing domestically, we are growing export-wise, as Animesh ji just said. And you being, representing PhDCCI as the Deputy General Secretary there, so I feel that you would be having a larger purview of the whole scenario. What do you feel is today the exporters' pain point? I think I agree with Animesh ji, as you mentioned, that exports play a major role in this.
सो उसमें जो पेन पॉइंट्स है आई वुड रिक्वेस्ट दैट हमको वो मिल जाते हैं इंडस्ट्री की तरफ से तो वी कैन टेक इट अप विद द राइट अथॉरिटीज वी कैन रेगुलरली गो एंड make a dent there that this is what is required for the industry. So we need those points from that because we are the facilitator for them, for the industry with the government. So we can be the bridge. So those pain points if we can keep on getting from you, definitely we can take it up with the right authorities and take it up there. So this is what as a chamber our role is that we will be doing that. Right, right. I think that would be good support for us exporters. If somebody is able to take our agony to the people who will be able to address it. One second, I'd like to- Yes, please, pleasure. As everyone had, 2 days ago, I was part of a delegation from the Parallel Export Commission Council. We went to meet Secretary Government of India, Transport and Shipping, with the Joint Secretary and DG Shipping. और हैरानी की बात क्या है, उन्हें नहीं पता कि कंटेनर क्राइसिस अभी भी चल रही है और ये फ्रेट $5,000 से $6,000 Imagine this, the Government of India Secretary who's controlling the industry doesn't know. He says आपको आई नहीं हमारे पास 2 महीने से, तो हमें लगा सब कुछ ठीक हो गया. Sir, this is called ignorance is bliss. This is ignorance is bliss. You know, classic example. So I think they're better off like that because they are not actually anyways concerned. Simple issues are not being dealt with. They, you know, I being an exporter myself, my status certificate was cancelled only because they moved to electronic. Okay. And it's been more than 3 months that I have been trying to get that, but it is still not there. So my status holder status is no more there, only because they changed their some methodology, and I am bearing the brunt. So Sharmaji, I am sure that you must have come across similar issues, being part of Schneider and also being associated with ASSOCHAM. You must have come across issues from exporters like us. So what is your take on this? Thank you so much for inviting me here. So let me give a global perspective. Schneider Electric, आप लोगों को मालूम है, जिनको नहीं थोड़ा मालूम, we are $40 billion company. L&T Luminous is part of Schneider, and we have about 32 factories in India. And now, अच्छा या बुरा, मैं 2 कंपनी से जुड़ा, पहले LG में था, उसके बाद Dell में था, और अभी Schneider में हूँ. जब LG में था तो तब भी हमने देखा कि पहले 50 करोड़ से कंपनी 8,000 करोड़ तक पहुंची और उसमें 30% एक्सपोर्ट बढ़ा. Schneider Electric में I joined in 2014. तब हम सिर्फ $200 million का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उसमें से $50 million का एक्सपोर्ट होता. पिछले, ठीक है, मोदी मेक इन इंडिया इज वन थिंग, कुछ उनका एफर्ट है, बट बहुत सारे एफर्ट्स और भी अपनी कंपनी के भी होते हैं कि हाउ टू मेक इन इंडिया. आज हम $1 billion का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहे हैं और उसमें से $550 million का एक्सपोर्ट होता है. I think that calls for हाँ सर, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग एक तो जो एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो MSME है, जैसे अनिमेश भाई ने बताया कि MSME की प्रॉब्लम जो है, MSME की प्रॉब्लम जो एक्सपोर्ट करने में सबसे 3-4 प्रॉब्लम है. एक तो जो लॉजिस्टिक्स, दूसरा जब आप फॉर एग्जांपल मैं बोर्ड में होता हूं कि जिसमें हमें सप्लायर, अभी मेरे पास इंडियन रोल नहीं, राइट नो आई एम ग्लोबल हेड ऑफ पावर सिस्टम एंड सर्विसेज, $20 billion का बिजनेस, उसमें एक फंक्शन को मैं भी हेड करता हूं. इमेजिन करो जब हम बैठे होते हैं, 4 सप्लायर चाइना के हैं, 4 इंडिया के हैं, 5 फिलीपाइंस के हैं, 4 वियतनाम में हैं, पोलैंड में हैं, ऑल दोस ग्लोबल. जब आप स्नाइडर इलेक्ट्रिक की हैट पहनते हो, ठीक है, जो इंडियन तो फिर भी हम कुछ कर लेते हैं कि चलो अपना इंडिया मेक इन इंडिया, दिल तो हिंदुस्तानी, बहुत सारे सप्लायर हम कोशिश भी कर रहे हैं कि यहाँ के लोग एक्सपोर्ट करें, लेकिन उस टाइम आपके पास 3 फैक्टर आते हैं. कॉस्ट इज डेफिनेटली वन थिंग, बट सेकंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी. जो हम लोग बहुत ज्यादा अभी भी इंडिया में बहुत काम करने के लिए उसमें पड़ रहा. आप चाइना में जाते हो, वो सेम सप्लायर का प्रोसेस, सबसे पहले उसका 5S, उसका क्वालिटी, उसकी सेफ्टी. अब जब हम लोग स्नाइडर इलेक्ट्रिक से कोई ऑडिट करने आता है, सबसे पहले वो देखता है कि इंडिया वायरिंग फैक्ट्री में किधर जा रही है, इस सेफ्टी का कितना ध्यान रख रहे हैं. हमारे लिए लगता है कि तो वायर इधर तो जा रही है, क्या दिक्कत है इसमें. हमारे को लगता है ये फैक्ट्री में थोड़ा सा डस्ट लगी हुई है प्रोडक्ट में, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो फ्रेंच, स्नाइडर, यूएस जो भी इंजीनियर आते हैं सेफ्टी के, वो बोलते हैं ये हमारे सप्लायर है, चाहे कंपोनेंट बहुत अच्छा हो. 15 दिन पहले की बात है,
जब 20 दिन पहले की बात है, एक सप्लायर है एपॉक्सी, हमारा एमएसएमई है पुणे में, एपॉक्सी सप्लायर है जो बुशिंग वगैरह बनाते हैं। मैं ऑस्ट्रिया में गया 3 सप्लायर के पास, वी वेंट टू जर्मनी, वी वेंट टू चाइना, एक ही ट्रिप में हमने सारे सप्लायर देखे एंड देन वी वेंट टू पुणे। अब जब हम पुणे में सप्लायर में गए यार, इसको हम इसलिए ऑडिट कर रहे थे कि तेरे को एक्सपोर्ट करना है यूएस में या यूरोप में, अदर कंट्री, और उसकी ऑडिट करी एंड दैट कॉस्ट उसकी ठीक है, he is competing Austria very well, even he is competing Chinese supplier very well on the cost, but जब हमने बाकी पैरामीटर जो थे केवल हम सोचते हैं कॉस्ट, तो उसमें काफी चैलेंजेस थे। कहने का मतलब ये है कि एमएसएमई में जो 3-4 इश्यूज हैं, पहला लाइक ही राइटली मेंशन स्पेसिफिकली फॉर नॉर्थ इंडिया सप्लाई, अभी हमने $300 मिलियन के गोल है कि इंडिया के जो सप्लायर है ड्यू टू ग्लोबल इश्यूज बिटवीन चाइना एंड US want all parts from India or some other country minus China. तो उसके लिए क्या होगा कि जो southern part of suppliers maybe they are able to get, but north में थोड़ा सा challenge है। But definitely first is coming logistics and all. Second I guess quality and process. And third I guess bigger thing which we are saying is a mindset. कि अगर हमने अपने का export करना है, हम भी इंडियन है, हम भी एक गांव से आए हैं, लेकिन ये जो global mindset आपने को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा कि इनको कैसे हम लोग एक्सपोर्ट में। तो आई गेस लॉजिस्टिक्स एब्सोल्युटली विद हिम, क्वालिटी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस ह्यूज, तो उसमें सेफ्टी भी आती है, क्वालिटी भी आती है, एंड थर्ड हाउ वी कैन बिल्ड ए प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्सपीरियंस विद आवर दोस कस्टमर्स। And so basically, you differentiate the trade between, let's say, the domestic trade and the export trade that is being done. So if Sharma ji was asked to put across some bullet points, at least for new exporters or people who are yet to get into exports, what should they bear in their mind? क्या चीज उन्होंने ध्यान रखनी चाहिए कि this is not local trade, this is not domestic trade. इसके लिए हमारा mindset अलग होना चाहिए या हमने क्या चीज अलग करनी चाहिए जिसके बेसिस पे export, because काफी लोगों के लिए अभी भी export is something which is yet to be touched. So मेरा एक ही सजेशन है हमारी टीम इंक्लूडिंग मी, हम लोगों ने 50 सप्लायर सेलेक्ट किए और उनके साथ काम किया, क्योंकि उसमें थोड़ा इंडियन एलिमेंट भी था कि हमने ईगो ले लिया कि इन सप्लायर को हमें वापस ग्लोबल रडार पे लाना। तो सबसे पहला तो ये है कि जो भी ग्लोबल कस्टमर आपके पास आएगा जिसको आपने एक्सपोर्ट करना, अपनी फैक्ट्री का जो हाव भाव दिखने का, क्योंकि हमारे कुछ लोग बोलते हैं 2 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं कि जहां से माल लेना है कि नहीं लेना है। एक बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्टर हमारा कस्टमर वो इंडिया में आया, तो उसने बोला मेरे को 2 जगह जाना है, एक जगह टॉयलेट जो फैक्ट्री की टॉयलेट है, और दूसरा जहां आप रिजेक्टेड मटेरियल रखते हो। अगर आप रिजेक्शन को अच्छा रख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो उसको, तो उसका मतलब है यू नो द प्रोसेस। टॉयलेट को आप ठीक लग रहे हो तो मतलब माइंडसेट ऑफ द कंपनी, ओनर, एम्प्लॉयज, एवरीवन इज, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फर्स्ट इज 5S एंड वी शुड नो ग्लोबल गाइडलाइंस ऑफ सेफ्टी। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आप हमारे यहाँ जाते हो, ट्रांसफार्मर कहीं रोड पे लगा है, आरएमक्यू लगा है, आप यूएस चले जाओ, मैं तो ग्लोबल हेड हूं, जो मेरा फंक्शन है उसमें आपको रोड से 10 मीटर दूर या 10 फीट दूर ट्रांसफार्मर लगा होता है सेफ्टी। तो वो इंडिया में आते हैं पागल हो जाते हैं यार, यार गवर्नमेंट का रूल है, इसमें हम लोग क्या करें। तो बड़ा टाइम से सेफ्टी और क्वालिटी का बेसिक जो कॉम्बिनेशन है, मोर अवेयरनेस टू द एम्प्लॉयज एंड ऑल, हम एज ए ओनर वी कैन सेल। जब वो फैक्ट्री विजिट करने आएंगे वो 2-4 लोगों से पूछ लेंगे, तो थोड़ा सा वो कल्चर जो है सेफ्टी वाला और क्वालिटी एलिमेंट। थर्ड इज which is very important, which is the latest thing is digital. अब केवल हम बोलते हैं श्नाइडर यार आप तो $1 बिलियन लगाते हो, आप तो, मैंने भी आपको बताऊंगा श्नाइडर इज नंबर 1 सप्लाई चेन कंपनी इन द वर्ल्ड नाउ। गार्टनर अगर आप पीछे रिक्वेस्ट दो, we were number 20 7 years ago, now we are number 1. One of the thing which we are pushing to our MSME, यार आपके पास डिजिटल होना चाहिए so that कि आपका क्वालिटी का डेटा, प्रोडक्टिविटी का डेटा हम लोगों कि लोग बोलते हैं यार उसमें तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, श्नाइडर तो $1 मिलियन लगाता है। हमने एक सोल्यूशन निकाला है, बड़ा चीप सोल्यूशन, कि वी सप्लाई फॉर एग्जांपल पीएफएमई क्वालिटी ऑडिट विद 15-20 हजार में सोल्यूशन बनाया कि वो पूरा जो एमएसएमई वाला बंदा है वो अपने डाटा डाले एंड एक्सपोर्ट वाला उसको जहां भी देखना है वो अपना देख सकता है। तो बड़ा टाइप से क्वालिटी, सेफ्टी, लिटिल बिट डिजिटल
and then rest cost and all we know. Frankly speaking, no Indian suppliers know how to manage cost. That we have seen. So cost जो initially ये बोला, logistics is one thing, but quality, lean, productivity, you know, these are the three elements which MSME should take care. और मैं यहाँ ये भी बता रहा हूँ, मैं भी गुड़गांव में मेरा ग्लोबल रोल है. I was supposed to sit somewhere else, but I'm doing role from गुड़गांव. कोई भी MSME जिसको हमारी हेल्प चाहिए, फॉर एग्जांपल स्नाइडर में हमने एक पॉकेट मॉड्यूल बनाया MSME के लिए स्पेसिफिकली फॉर एक्सपोर्ट कि सेफ्टी में क्या करना चाहिए, क्वालिटी में क्या करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी में क्या करना चाहिए, डिजिटल में क्या करना चाहिए. एंड पर्सनली आई विल बी happy to give 2 hour, 3 hour, 4 hour user factory as an Indian so that I can contribute more. So जहां भी आपको लगता है कि वो पॉकेट हम शेयर कर सकते हैं आप लोगों के साथ, हम आके आपको बता सकते हैं. जो स्नाइडर के सप्लायर बनना चाहते हैं, we also tell them contact with us. We can see how we can. I think that's a great opportunity, Sharma ji, that people would certainly look up to. And obviously, I think the first thing that I pick from your the inputs that you've given is mentality. We have to first grow out of the regular mentality जो चलता है. That attitude is supposed to be chucked out of the window, and then we look at our processes. Naveen ji, at PSDCCI you have a lot of tie-ups. You already are present as a big figure as far as the government is concerned, as far as various departments are concerned. How is PSDCCI moving ahead in supporting export business and exporters? And how do you think that an exporter sitting here or listening to you would be able to benefit from PSDCCI's presence? As PSDCCI, we have been reaching out to industry members. What are the schemes which are available by the government? That we also take it up to the people. Now we have started going to tier 2 and tier 3 cities also, because the main manufacturers are sitting there. They are not aware about these kind of schemes. So we are reaching out to them, doing programs there along with the support of the government departments and the local offices there. So this is how we are trying to reach out and give them the platform that this is the platform available globally for you. Come, we will help you in that. And as sir rightly mentioned, that awareness has to be made and quality conscious has to be made. They have to be made aware that you have to be quality conscious, and this is the global platform available for you. This kind of quality and service you have to provide, then only you will be able to export. So that awareness as PhD we are. So, means you are reaching out to the exporter. Is the exporter supposed to reach out to you, or are you reaching out to certain organizations like various? It is both ways that way. We are also trying to reach out to these people. We also have requests, as in the morning also I mentioned. The industry association, they can also come back to us. We can also help them in that way and creating that awareness. Because we also get a lot of schemes from government, which are there. Like Sydney has so many schemes, which people are still not aware about, which people have to be made aware. Right. And other schemes are also there. So that is how we try to reach out through the industry association as well. Right. Right. Animesh ji, as per because being an exporter yourself, being in the field, right there in the trade. So what do you feel means as far as an exporter? I mean, he should be looking at rather than just looking at the domestic. So what should he be looking at when he wants to move towards export? Look as export also as part of his sales figures. Two most important things. As a culture in our country, we have always, had, if you know, a very common thing I tell you. If you go to a shop, he'll tell you a product, sir, it's an export quality. It means we have two standards in our country. One is domestic, one is export quality. It means domestic is inferior because you as an Indian have no right to use a better quality product. उसके दिमाग में है कि आप चला लोगे, वहां जो गोरा कस्टमर बैठा है वो नहीं चलाएगा, इसलिए उसके लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी है. तो जब तक ये माइंडसेट हमारे रहेगा, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, you cannot have two systems. कि ये थोड़ा मैं खराब प्रोडक्ट बनाऊंगा, जो यहाँ छपाऊंगा, और ये बढ़िया प्रोडक्ट बनाऊंगा. जिस दिन आपके एम्प्लॉई को दिमाग में दो स्टैंडर्ड आ जाएंगे, वो मिक्सअप करेगा ही. Standard should be one. This is my product. It has to be flawless. उसको यही बनाना है, चाहे मैं उसको गांव में बेचूं, चाहे शहर में बेचूं, चाहे मैं अमेरिका में जाके बेचूं. जब तक ये माइंडसेट हम ओनर से नहीं प्रिवेंट होगा. अभी हमारे यहाँ क्या है कि हमारा कोई भी कल्चर जो है
वो हमेशा ओनर ड्रिवन। आप सोचिए कि आप ध्यान नहीं दे रहे, एम्प्लॉय अपने आप कर लेगा। एम्प्लॉय आगे देखता है ऑर्गेनाइजेशन में कि यहाँ का सिस्टम क्या है, यहाँ पे कितनी रिलैक्सेशन अलाउड है, कितनी स्ट्रिक्टनेस है, उस हिसाब से काम करता है। वही एम्प्लॉय आपका फोरमैन जो मारुति में काम कर रहा होगा, अगर आप यहाँ आएगा देखेगा कि आप मारुति जैसे स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वो इंफीरियर प्रोडक्ट मानने लग जाएगा। तो वी हैव टू चेंज द माइंडसेट फर्स्ट, दैट क्वालिटी हैज टू बी, क्वालिटी इज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। क्वालिटी एक ऑटोमेटिक प्रोडक्ट है कि हमें चाहिए। तो जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे तो दूसरी चीज कमिटमेंट एंड टाइम डिलीवरी। वी इंडियंस आर नोन फॉर वेरी इजी कमिटमेंट। कल शाम को हमें आना है 6 बजे, हाँ जी आ जाएंगे। हम 2 बार नहीं सोचते कि हम उसको अपनी सिचुएशन देखें, व्हाट विल बी द ट्रैफिक, व्हाट विल बी माय ऑफिस टाइमिंग, एवरीथिंग, इसे हम आ जाएंगे। फिर हम उसके बाद कहते हैं नहीं यार वो फलाने के यहाँ मुझे जाना था, मेरी डॉक्टर विजिट थे, या मेरी फैक्ट्री में ये हो गया, ये ट्रैफिक बहुत था। तो एक्सपोर्ट में you cannot have a delivery commitment failing or not honoring. It is considered one of the worst thing, and India has unfortunately has a reputation of not following the commitment. आप चाइना से देख लीजिए, चाइना हमें बहुत चीजें सीखनी चाहिए चाइना से। अगर चाइना में एक कमिटमेंट है कि अगर वो आज एक चीज को निकालेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा उस सप्लायर को। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रिमाइंडर आता है मेरे पास कि आपकी आज की डेट की, अच्छा अच्छा हाँ जी आपको बोला था, वो सब कुछ फेस्टिवल आ गए थे इंडिया में, या वो ये हो गया था, ब्लॉकेट था, ये था वो था, अब हम 3 दिन और लगाएंगे। तो this is the customer expects from you. If you have something unexpected, जो आपने कभी सोचा नहीं था, तो you have to pre-alert it. This is unexpectedly this thing has happened and this way thing. तो 2 चीजें, जब तक कि हम एक कमिटमेंट अपना टाइमली डिलीवरी या टाइमली कम्युनिकेशन और क्वालिटी, इसको जब तक एज ए कल्चर नहीं लाएंगे, हम डोमेस्टिक से एक्सपोर्ट जाने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे। So, Nidhi, do you feel that change of culture at an organizational level, change of thinking of the, as Animesh ji just said, of the helm of the affair, like the owner or whoever the the person running the organization is concerned, is sufficient for them to move to export, or do you feel that every time I'm asking you these things that that there is support besides this which is required? Because I strongly feel that if there is a support from the governmental end, if there is support from the authorities who can provide information and maybe some hand holding is done, that can be helpful. So do you think that such a thing can come across, or we can look for support to some things? Definitely, hand holding is there. The schemes are there. Awareness, as I mentioned, that awareness has to be made. The owners also have to attend those kind of programs, and they have to allow the employees to go and attend these programs. So then only they will know that these kind of schemes are there, this kind of hand holding can be done. So that has to come from those people themselves. Then only it will happen. We can provide them that kind of a platform. We can make an awareness that these kind of platforms are there. You have to come to those places, but they have to take that decision and they have to come. Do you feel that the industry is coming across to you for getting knowledge of this thing? Up to some extent, yes, but still, as I mentioned earlier, awareness still has to be made more. That's right. I feel it's tip of the iceberg which you must have come across. There's a lot of industry that should get this. So, what do you think should be done? Because we have various stakeholders here, people from various chamber of commerce and other associations who can actually impart that knowledge to their members and their subscribers. I would say the local associations have to be more active, and we can handle that part, and we can create that awareness with them. We can go to different clusters and make presentations through the schemes and what all we can provide them, what kind of handholding can be done. We can have experts like them who can talk about their experiences, like Ramesh ji spoke about it, Sikri sir spoke about that. So those kind of awareness programs can be made. But as we rightly mentioned, we have to reach out to those people at the ground level. Then only it will be right. So Sharmaji, in the field that you are an expert in, basically the electrical field or switch gears or stuff that is related there, do you feel that there has been a change
from being a net importer at one point in time. India was majorly importing all this stuff, and today there's a huge difference. We are now at a different stage, as you rightly mentioned, that you have people even exporting from India, even for Schneider for that matter. So I think it's a paradigm shift from Schneider importing at one point in time completely, and today getting your stuff done from India. So what do you feel is the difference today? फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग बहुत इश्यूज की भी बात कर रहे हैं, बट पॉजिटिव स्टोरी ये है कि फॉर एग्जांपल जब हम 1 बिलियन में से $600 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, जी, उसमें ऑलमोस्ट अबाउट 450 मिलियन के कंपोनेंट भी यूज होते हैं। मेरे पास इतनी एग्जांपल है इंडिया की जो हम कंपोनेंट इंपोर्ट करते थे कि जो फ्रांस के अलावा कोई बंदा बना ही नहीं सकता, वो हमारे इंडियन सप्लायर ने बना दिया। फॉर एग्जांपल वहां 6 प्रोसेस होते थे, हम इंडियन जुगाड़ में तो बहुत अच्छे हैं, उन्हीं सप्लायर ने, फॉर एग्जांपल एक हमारे सप्लायर है चेन्नई, उन्होंने कंपोनेंट होता है कि उसमें डबल की ट्रीटमेंट होता है, वो कुछ ना कुछ इशू आता रहता था फ्रांस। ही इज आल्सो सप्लायर टू मर्सिडीज मर्कबैन, तो वहां पर उन्होंने एक प्रोसेस लगाया हमारे पार्ट में जो कभी हुआ नहीं कभी, उन्होंने यार वर्क में लगा रहा हूँ, स्नाइडर के पार्ट में भी चेक कर लेते, तो उसने वो प्रोसेस लगाया, फर्स्ट लॉट में 30% रिजेक्शन, फिर उसने चालू किया, वो बोला मेरे को वो दिखाओ यार सप्लायर जो आपका है, वो तो हम दिखा नहीं सकते थे, पर उसको हमने भेजा फ्रांस में कि देखिए आप, वहां पे उसने अपने पैसे लगाए, देख के आया पैकेजिंग कैसी होती है, लेकिन रमेश जी ने बोला कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट दिख रहा है, हम भी जाते हैं कोई बात नहीं, इंपोर्ट जैसा दिख रहा है, पहले तो पैकेजिंग है, सबसे पहले हम अपनी पैकेजिंग में पैसा कम करने की कोशिश करते हैं, 5 प्लाई छोड़ो यार 3 प्लाई लगा लो, टेप ऐसी उल्टी सीधे लगा के भेज। तो जो पहला बार हमने देखा शुरू में जो माइंडसेट चेंज हुआ, जब हम जाते थे फ्रांस के वेयर हाउस में देखते थे, सीधा पता चल जाता था ये फ्रांस से है, ये चाइना से है, ये यार अपना ही कोई बंदा है, इंडिया या बांग्लादेश इधर से है, पहले देख अंदर प्रोडक्ट चाहे अपना गोल्ड डाल। तो आई गेस एक तो दूसरा बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो माइंडसेट चेंज हुआ अभी, उसमें स्नाइडर ने भी फोकस किया, उन लोगों ने भी ये ईगो लिया कि हमें एक्सपोर्ट करना, बताओ क्या करना, पहले पैकेजिंग चेंज कर। नंबर 2 उसने जो प्रोसेस लगाया, उसने बोला मैं इन्वेस्ट करूंगा, स्नाइडर आप छोड़ दो। अब उसने इन्वेस्ट किया, उसकी जो क्वालिटी है वो भी फ्रांस के पार्ट से बेटर। अब यूएस वाला बोलता है मेरे को फ्रांस से नहीं चाहिए, मेरे को इंडिया से चाहिए। ऐसी एक नहीं 50 एग्जांपल है। तो गुड न्यूज इज कि इंडियन वी हैव सम सप्लायर इन फरीदाबाद, देखो बहुत सारे सप्लायर, फरीदाबाद का सप्लायर इंडिया को देता है, हैदराबाद भी देता है, चाइना हमारे 16 ऐसे सप्लायर है जो चाइना में दे रहे हैं। तो आई गेस बहुत सारा माइंड शिफ्ट चेंज हो रहा है कि अपने आप को बेटर कैसे करें, पैकेजिंग कैसे करें, माइंडसेट। और एक ना मैं फिर एक सजेशन देता हूं कि हम पहले बोलते थे जो QCD बोलते थे, क्वालिटी कॉस्ट डिलीवरी, आई गेस उससे पहले एक बड़ा क्यू लगा दो, बड़ा क्वालिटी कल्चर माइंडसेट। जब तक वो नहीं होगा, रमेश ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जब हम MSME में जाते हैं, कोई ऑडिट करने जाता है, ऑनर बोलता है ठीक है क्वालिटी देख लिया, कुछ लोग कस्टमर है, जब तक ऑनर को नहीं समझ आएगा कि ये कल्चर क्या है, ये क्वालिटी क्या है, ये डिलीवरी क्या है, ये लीन क्या है, ये सिक्स सिग्मा, हमने बोला वो मास्टर ब्लैक बेल्ट बन जाए, बट उसको बेसिक आना चाहिए, वो कस्टमर को एक्सप्लेन करे। और लाइक उन्होंने बोला हम एक जगह जब हम लोग बात कर रहे थे किसी सप्लायर के साथ, यार आपको माइंडसेट चेंज करो। एक ऑपरेटर है वो कुछ रिजेक्ट कर रहा है और सुपरवाइजर उसको बोलता है छोड़ना चलने दो, ठीक है मैंने देख लिया। वो ऑपरेटर क्या करेगा, फिर दूसरी बार बोलेगा, तीसरी बार बोलेगा चलने दो। तो हमने माइंडसेट किल कर दिया उसका क्वालिटी का पहले। और हमारा ये इंडियन सप्लायर में ये बहुत बड़ा माइंडसेट है, बहुत बड़ी इशू है कि डिलीवरी का वहां से प्रेशर जा रहा है एंड देन वी जस्ट बाईपास एवरीथिंग। कुछ सप्लायर हमारे ऐसे भी देखे, कुछ एजिंग करना आपको 10 घंटे फॉर एग्जांपल, 6 घंटे, 4 घंटे, बोलो यार 3 घंटे से क्या हो जाएगा, सर ठीक ही आ रहा है, उस लॉट में शायद ठीक आ जाएगा क्योंकि 2 लोग बैठे हुए हैं, अगले लॉट में कोई भी नहीं है, वो सारी रिजेक्शन चलेगी। तो एक्सपोर्ट में ना आपका बहुत, आपको तो मालूम है एक्सपोर्ट में जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, बहुत बड़ा लॉस फैक्टर है। आप कमाते हो $1 मिलियन, 5 साल लगता है, $1 मिलियन जाने में टाइम नहीं लगता, एक लॉट में निकल जाएगा $1 मिलियन। और फिर हम बोलेंगे छोड़ो यार कंपनी बंद करो और कुछ करो एंड ऑल, बट वो हमने ही डेवलप किया स्लोली कल्चर। तो मेरा नटशल में ये है कि माइंड शिफ्ट चेंज हो रहा है,
टेक्नोलॉजी जो इंडियन, आपको बताऊं स्नाइडर में हमें एक अवार्ड मिला अभी ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम ने 10 डिजिटल फैक्ट्री ग्लोबल में बोली कि ये है, उसमें से आपको पता है स्नाइडर में 4 है, उसमें से 2 इंडिया में है। तो जो इंडिया में डिजिटल सॉल्यूशन लगे जिसको आप बोलते हो एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एंड ऑल, उसमें 60% सॉल्यूशन हमने इंडिया से लिए। वही सॉल्यूशन चाइना में जा रहे हैं, वही सॉल्यूशन यूएस में जा रहे हैं, वही हो जा रहा है। तो कहने का ये है कि हमारे वी आर वेरी लकी कि आप सराउंडिंग में तो देखो आपके कितने स्टार्टअप्स हैं, छोटी छोटी कंपनी सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसको लेवरेज करते हुए एमएसएमई में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, चाइना से आगे जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पहले अपना माइंडसेट ऑन द क्वालिटी। कॉस्ट हम बीट कर लेंगे इंडिया में, बिलीव मी आवर सप्लायर्स कैन बीट कॉस्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज 4 लॉट ठीक देंगे, एक खराब कर देंगे और पूरे का पूरा प्रॉफिट निकलेगा। इसमें अपने ट्रेड का आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। हम सब ने लैकॉस्ट की टी-शर्ट देखी होगी, बहुत पॉपुलर है इंडिया में, फ्रेंच ब्रांड है ये। इसमें जो क्रोकोडाइल बना होता है लोगो, उसका एक अपना वजन है। और जो इनके वेंडर्स हैं बनाने वाले, इंडिया में भी उन्होंने लाइसेंसिंग कर दी है, तो वेंडर बनाते हैं, तो हम इंडिया में बिक रहा है, वो हम इंडिया से उस क्रोकोडाइल का वेट कुछ मिलीग्राम में वेट है। उस वेट से अगर वो जरा भी ऊपर हो जाता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कभी हम सोच सकते हैं कि हम हिंदुस्तान में एक टी शर्ट बना रहे हैं, उस पर एक लोगो लगाया, उस पर वजन में 1-2 मिलीग्राम में ऊपर नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रोकोडाइल बैठा वहीं रहेगा। ये है क्वालिटी। Sir, I still want you to continue that. मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि besides quality, besides अपना mindset, besides our effort, what do you feel is helping the domestic manufacturer to grow into an exporter? आप आज के environment में क्या चीज है जो कि उनको help कर रही है to be able to move to export, या क्या चीज होनी चाहिए जो कि एक्सपोर्ट की तरफ मूव और कर सके? ऐसा है कि एक्सपोर्ट में अभी तक क्या था, हम लोग स्टैंड अलोन एक्सपोर्ट के बारे में सोचते थे कि हम अपना रॉ मटेरियल लेंगे और हम एक फिनिश प्रोडक्ट बना के मार्केट में एक्सपोर्ट कर देंगे। वो कंसेप्ट जो है अब आउटडेटेड सा हो रहा है और उसका एक सैचुरेशन पॉइंट। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। ग्लोबल वैल्यू चेन में क्या हो रहा है, कुछ चीजें आपकी कहीं और से आ रही हैं, आप उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं और कहीं पर जाके वो मार्केट में बिक रहे हैं। और जब तक आप इस ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप एक तो एंटर करना और दूसरे आप ग्रो नहीं करेंगे एज एक्सपोर्ट। सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्लोबल वैल्यू चेन का, जो हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, एप्पल का फोन बन रहा है, कंपोनेंट कहीं से आ रहा है, ट्रेनिंग कहीं से आ रही है, हिंदुस्तान में हम उसको बना रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिकेगा। ये मॉडल है जो हमें एमएसएमईज को इस पे ग्लोबल वैल्यू चेन में हमें एंटर होना होगा। हमारे पास जैसे श्नाइडर, ये इनके साथ जैसे अगर हम जोड़ते हैं, ये हमें एक नो हाउ प्रोवाइड करते हैं, स्किलिंग, ट्रेनिंग, एक्सपोजर की फ्रेंच वेंडर कैसे करता है, अमेरिकन वेंडर, रॉ मटेरियल इसका कहां से सोर्स होगा। तो जब तक ये ग्लोबल वैल्यू चेन में डोमेस्टिक जो लोग है, स्टैंड अलोन प्रोडक्ट बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो एक्सपर्टीज है, हमारी लो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज रही है अभी तक, उसका मार्केट एक सैचुरेट होता जा रहा है, उसमें कंपटीशन भी बहुत है। तो जब तक कि हम थोड़ा सा हाई स्किल्ड या टेक्नोलॉजी वाले उसमें नहीं जाएंगे और ग्लोबल वैल्यू चेन में नहीं जाएंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा डोमेस्टिक कंपनी के लिए एंटर करना। ओके नवीन जी, डू यू फील कि इस तरीके की कोई सपोर्ट, क्योंकि यू आर अवेयर ऑफ स्कीम्स, क्या गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई स्कीम्स हैं जिसमें कि मतलब न्यू एक्सपोर्टर्स, न्यू एंट्रेंट्स या ऑलरेडी जो प्रेजेंट हैं, दे आर एबल टू ऐड टू दिस वैल्यू चेन, कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? स्किलिंग के ऊपर काफी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जिनकी अवेयरनेस की और सख्त जरूरत है। और बीइंग ग्लोबली हम कनेक्टेड है, तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को भी लाया जा सकता है इसमें, तो दे कैन आल्सो शेयर देयर नॉलेज इन दिस। एंड यस, गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स हैं जिनको इसमें लाया जा सकता है, व्हिच वी कैन हेल्प इन गेटिंग दोस स्कीम्स। You see, China is always considered or maybe you can please add, then I will जो गवर्नमेंट के हेल्प कर सकती है, लाइक सेड फॉर एग्जांपल QCI, आई एम आल्सो चेयरपर्सन इन लीन एंड ऑल फॉर द QCI। उसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया था 2 साल पहले, एंड नो ऑलरेडी इट्स अप्रूव्ड, इट्स रनिंग।
for MSMEs. प्रॉब्लम क्या है उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल इस MSMEs को we have defined 3 level of training. उसमें मैंने खुद उसको रिव्यू किया जो हम बोल रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए मैंने ग्लोबल कुछ बेसिक चीजें उसमें डाली. अगर वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों पे 80% गवर्नमेंट की सब्सिडी और ट्रेनिंग पे और प्रोग्राम 20% MSME को दे रहे हैं, 80% गवर्नमेंट को दे रहे हैं. जो हम डिजिटल की बात कर रहे हैं उसमें भी डिजिटल पे 1.5 to 2 lakhs. For example, if you buy, let's say, quality का कोई tool लेते हो, production का कोई tool लेते हो, lead का कोई tool लेते हो, वो 1.5 to 2 lakhs. So like this, there are few more policies which are integrated in the system. That's what I thought. So, Naveen, let me get back to you. As I was saying that if we are talking of the scenario today of the exporters and people who are getting into exports, so as a result, besides mindset, besides quality, what are the other things you feel should be, on the focus? Is it the product? Is it the market? Or is it something else that a new exporter should think about, should look into? Or if somebody wants to diversify, what should they be looking at? And what kind of support, what kind of help, what kind of inputs can come in from maybe PSDCCI or from the government? I think the government has now 2 initiatives, Make in India and exports. These are the 2 major things that the government is saying. So that itself is a huge market for an MSME is something which is very much there. So there is a huge market potential. So that awareness has to be made, that we have to go to them and tell them that these are the schemes available, you have to come with this, and this is the market for you. So these both the things, as a chamber, we would like to do that. Mhm. And government schemes are also there, which awareness has to be made, and we can take those things together. But obviously, जी. चैम्बर्स में what they are doing these days, वो मैच मेकिंग भी करा रहे हैं. कुछ उनके डेलीगेशंस आते हैं different industry sector को represent करते हुए, and they look for partners. Right. And especially I interacted with recently a Taiwan and Korean delegation. कोरिया के यहाँ पे इंडिया में उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई हुई है. They are helping us कि क्या हो रहा है, जैसे कोरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग एक ताइवान में SME बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है. एंड प्रॉब्लम क्या है उनके लिए कि वहाँ उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ती है. They have the technology, Right. they have the skill. So they are looking for some suitable Indian partners. First, whose mindset matches with theirs. And they provide the technology. You set up a plant here. They'll help you to market also your product globally because they already have a customer. Right. So produce here with a partnership of that company. So you get the technology and you become a partner. This is one of the chambers. A lot of chambers are doing it. Fiki also I see sometimes matchmaking. I think if an MSME owner wants to diversify or even not diversify the export market, they want to improve their own working and functioning, they should participate in those workshops where they do the matchmaking of different industries. Just like to add on into this, like maybe GIA, we talk about it, your members get collected, and this is what the product they want to market in certain areas. So you give us those 8-10 companies that this is the product we want to market in this region, maybe Africa or CIS or Europe. So we can help you in connecting with the right people through our connects. So that also we have been doing. As Sir rightly mentioned, we also do a lot of B2Bs, which we do here and we do outside also. Like this month, the next month, and we are going to France and Czech. So this is a multi-sector delegation we are taking there. Last week we were there in Kenya and Tanzania. Right. Similarly, we keep on doing this. So give us those your wish list. If this is our product we want to market in this region, we can connect you with the right people in that region. Or if you want, if delegation is coming from there, we can do the matchmaking for you here and invite you to the chamber or bring them here. Like we brought one of the Polish organizer from there last time when we were there in GIA, and that is how again the event is happening. So people will be going in that. Right. So, as per you gentlemen, what are the sunshine industries today for exports? I mean, are they limited still to the traditional industries? Like we have been having garment as one. We've been having other industries like stone and marble. We have other industries which are traditional. So, what do you think is the sunrise industry now, which we should look up to? He is the better person. Yeah, that's the reason why I'm putting it across to all the 3 gentlemen here. I think there are a lot of new coming up. Like engineering sector is for sure, IT, for sure services part we are talking.
Now even semiconductors, Indian government is also supporting that. They want to manufacture it here. So those all things are coming up. Yes, traditional garments, handicraft, those things will always be there in our list. Store will always be there. So that those things will always be there. So there's a huge potential in each sector, I would say. Agriculture is another one. So these are the sectors which are there. Sharmaji. I guess in addition to this, consumer बहुत पहले LG, Samsung और those people have come in. I guess दो इंडस्ट्री जो वापस बूम कर रही है, one is this energy management and electric. अगर आप देखो आज ABB, Siemens, LG, Rockwell, इनके पास ऑप्शन नहीं है कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर पाए इन US और यूरोप. हम लोगों को मालूम है कि जो फैक्ट्री वहां प्रोडक्ट बनाती है वो कितने का, जो हम इंडिया में बनाते हैं वो कितने का. क्योंकि वहां पे 5 दिन काम चलता है, हमारे इधर 6 दिन चलते हैं. तो आई हाथ भी दो साथ ही चलता है. तो केवल वो लोग तो पागल होते हैं यार, तुम लोग तो चाइना को बीट कर. आज की डेट पे ये हालत है कि वी कैन बीट चाइना कॉस्ट एवरी डे. और जब क्वालिटी पे थोड़ा हम लोग अच्छा कर लेते हैं, और जब से चाइना और यूएस का हो गया तो स्नाइडर एबीबी ये तो लोग एकदम ग्रीन में घूम रहे हैं. कहने का ये है कि एक तो ये आपको जो एमएसएमई से ये देखना पड़ेगा ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो ग्रो हो रही है इंडिया में, एंड इट विल ग्रो फर्दर. सेकंड, जो लाइटिंग इंडस्ट्री में आई नो प्राइसिंग एंड ऑल वॉर, थोड़ा प्राइसिंग कम हो गई, बट हम लोगों ने एसोचैम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर में गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया था कि सारी एलईडी लाइटिंग चाइना से इंपोर्ट हो रही है, तो आप पीएलआई स्कीम में ऐड करिए. अगर आपने देखा होगा ये ऐड हो गया, फॉर एग्जांपल आपके जो छोटे ट्रांसफार्मर, उसके जो छोटे जो पार्ट्स हैं एलईडी के, इवन एयर कंडीशनर जो अलग चीज है. तो बड़ा प्राइवेट से दिस एलईडी लाइटिंग और ये इलेक्ट्रिकल, दीज आर द टू इंडस्ट्रीज which are also coming, but many others coming, like for example medical electronics. आप देखने जो बूम करेगी थोड़े दिनों में, अभी थोड़ा स्टेबल है क्योंकि people are just watching. So medical industry is another thing which will come very soon, for India. But at this point of time, electrical, in addition to others, which are. Right. So I believe it's still, exports are something that people can get into, changing their mindsets, changing their way of working, and obviously with a lot of support from the government and from organizations like the BJCCI and the ASSOCHAM for that matter. And if spoken on a particular field, if you are talking of Schneider I believe is now, I can say, is doing a lot of good work to improve export. And the benchmark that we always talk of China, I think there's not much time that we'll soon be able to go past that. So I think with that we'll be ending this session here, and in case if there is anything specific from the audience sitting across, we'll be more than happy to take it across. Can you hear what? Sorry. Yeah, please. Can you hear what happened? हमारे साथ यहाँ बुटीक इंटरनेशनल ऐसे सीनियर हो पहले, इधर वो चाहे मेरे एज पे हो चाहे एक्सपीरियंस पे हो, और चाहे मेरे बैकग्राउंड में देखो तो नरेश जी बैठे ही हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस होगा इतनी मेरी एज हो गया है है ना. तो आई थिंक मेरे लिए सुबह से बैठा ही हूँ, सारा कुछ मैंने सुना है. मुझे भी लगता है कि कुछ ऐसे सवाल बैठे होंगे जो यहाँ पे हमने डिस्कस ना किए हों. हमने सभी को सुना है और सभी चीजों पे हमने विचार भी रखा है. मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा समय देना चाहूंगा, जो मे भी हो सकता है हमारे सब्जेक्ट का पार्ट हो या थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो, बट आई थिंक कि मेरे को वो चीज शेयर करनी चाहिए. एज ए एक्सपोर्टर तो हमारे पास जो है अपने लॉजिस्टिक के रिगार्डिंग जो डिस्कस किया थी, बहुत सारी समस्याएं आती है जिसमें लॉजिस्टिक और एक्सपोर्टर का एक सेतु है, एक संबंध है. एक्सपोर्टर उसी एज पे खड़ा होता है जिसकी नैया सिर्फ लॉजिस्टिक ही लगा सकता है. तो मेरा इशारा सिर्फ डॉक्टर साहब की तरफ है, तो वो समझ पाएंगे हमारी बात को कि एक्सपोर्टर एक दिन के लिए तरसता है या 2 घंटे के लिए तरसता है, और उसकी लास्ट से रिक्वेस्ट एक होती है वो लॉजिस्टिक को कि अभी मेरी सीमेंट जानी है, 4 बजे लोड होनी थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, ये हो गया, बारिश हो गई, नहीं सिर्फ हो पाया, 1 घंटे के होना चाहिए, गाड़ी आपके पास 6 बजे आनी है, प्लीज उसको जो है ना टाइम तक कर लेना. अगर लॉजिस्टिक की तरफ से ये सपोर्ट मिल जाती है ना, तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्टर के लिए इससे बड़ी हेल्प हो नहीं सकती. क्यों?
एक्सपोर्टर की कनेक्टिविटी ना बड़े गांव से होती है, जो हमेशा उसके ऊपर ना एक जो कहते हैं ना भूत का साया मंडराता रहता है। तो एक्सपोर्टर ना सिर्फ उस भूत के साये के नीचे काम करता है। हर चीज में प्रोडक्शन चल रही है, सडनली पता लगता है कि अच्छा यार भाई आउटसाइड क्यों है, उधर घुस गया उस प्लेट को, तो हड़कंप सा हो जाता है कि यार वो आ गया। हालांकि एक्सपोर्ट को गलती कर, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि बुटीक इंटरनेशनल मोर देन 30 इयर्स ओल्ड फैक्ट्री है एंड बुटीक ने जो काम स्टार्ट किया है, मैं उसमें थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, 5 मिनट का समय होगा, कि बुटीक इंटरनेशनल जो काम किया है ना, वो हैंडवर्क से बुटीक वर्ड जो हमने एडॉप्ट किया है, बुटीक मतलब हमने काम किया है कि अगर मैं देखूंगी बुटीक फाउंडर जो है ना, राहुल गांधी से शिफ्टेड टू इंडिया इनवाइटेशन 1947 और आफ्टर दैट जो उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए हमने बुटीक का काम करना स्टार्ट किया था, जो घर में बैठ के काम करते थे। तो ये बुटीक हमारी फैमिली में वहां से ये वर्ड एड ऑन हो गया और उसी को करते करते हम लोग जो है ना स्वेटर पार्ट में आए, हैंडमेड्स में आए, और एज ऑन टुडे वी आर सप्लाइंग ओनली यूएस मार्केट, 100% एक्सपोर्ट, नॉट डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक का एक वर्ड बीच में भी आया था जो सक्सेना जी ने बोला भी था कि अगर हमारा माइंड सेट, और शायद डॉक्टर साहब ने भी यही थोड़ा सा उस पर गौर किया था कि माइंड सेट वाली बात, तो डेवन से बुटीक का एक माइंड सेट रहा है क्वालिटी को लेके। मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा ड्यूरिंग कोविड, आफ्टर कोविड जो हमने जब रीस्टार्ट किया तो बहुत सारा आता था कि हम तो 100% पूरी तरह से एक्सपोर्ट कर रहे थे, कुछ सीमेंट कंट्री होल्ड हो गया था, कुछ कस्टम में होल्ड हो गया था, और जो बाहर को चला गया उसका पता नहीं था कुछ आएगा नहीं आएगा, इस सिचुएशन में धीरे थे। बट उसके बाद से जो है ऑर्डर भी कुछ ऐसे नहीं आए, तो सर्टेन टाइम के लिए हमारा थोड़ा डिमांड आने लगा कि यार आप डोमेस्टिक को नहीं कर देते। इसमें मुझे भी लग रहा था कि यार साइन कर लेना चाहिए, मैंने डिस्कस किया, तो हमारे मिस्टर मोदी जी ने बोला कि नहीं यार अगर तेरे माइंड सेट कर लिया ना डोमेस्टिक करना है तो फिर तो एक्सपोर्ट भूल जाता। तो हमने उसी चीज को लेके कि भैया 2-4 महीने हमने अगर इसको सर्वाइव करना तो करेंगे, बट हमने माइंड सेट कर दिया एक्सपोर्ट की क्वालिटी के लिए ही करना है। तो हमने उसी चीज को करके वही क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हमने उसी पे वर्क किया और आज हम उसी चीजों पे कर रहे हैं। और सिर्फ मेरा एक यही सवाल था कि लॉजिस्टिक्स से रिगार्डिंग जो डॉक्टर साहब से मेरा एक अनुरोध था कि ये एक बड़ा सेतु था कि अगर इसमें मैं ये चाहता हूँ कि हर एक फोटो को अगर ये थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है, क्योंकि हमारे लिए एक घंटा एक दिन बहुत अहमियत रखता है। वो कहते हैं टाइम इज प्रेशियस, तो वो वैल्यू हमारे लिए इतनी स्पोर्ट होती है, हमारे लिए होती है कि अगर वो लॉजिस्टिक का और एक एक्सपोर्ट का रिलेशन बन जाता है तो बहुत ही मतलब हमारे लिए वो होता है, जिसके लिए हमारे लिए बहुत बार ऐसे सवाल भी आते हैं कि ये सीमेंट आज जानी है तो जानी है, 4 बजे नहीं मूव हुई तो एयर है, क्यों हमारे ऊपर जो बैठे हो ना ये वहां का कमाल आता है। बट हमारी थोड़ी सी स्पोर्ट यही हो सकती है कि हम वहां पे जा सकते हैं जिसमें भी हमें क्या कहते हैं, हेलो नो जुगाड़ नो सेटिंग विद फॉरवर्ड, सीमेंट 4 बजे तो 4 बजे, बट वो सबसे बड़ा हमारे लिए सहयोग होता है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं गुंजन जी का और सभी यहाँ पे पधारे हुए और गुंजा सिंह सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माइंडसेट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। एक इसी के ऊपर मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ आपको, और उस एग्जांपल के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकलेगा, बट मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछूंगा किसी से, वो हर किसी को पता नहीं होता। हम लोग 2000 से लेके 2005 तक एक्सपोर्ट करते थे, डेली एलसीएल शिपमेंट जाती थी और हर फैक्ट्री को एफसीएल शिपमेंट जाती थी यूके ऑटो पार्ट्स। उसी दौरान में हम एक नया बायर मिला अदर कंट्री में, नॉट यूके, और मैं कंट्री का नाम भी शेयर नहीं करना चाहूंगा और बायर का नाम भी शेयर नहीं करना चाहूंगा, और कम्युनिटी भी अलग थी, कम्युनिटी मिली थी फूड प्रोडक्ट से लिंक करती। तो उसमें मैंने रिस्क लिया और मैंने मतलब कस्टमर साथ डील शुरू किया। उस कस्टमर की क्या कंडीशन थी, ना तो मैं मतलब उस पे एडवांस एलसीएल दूंगा, एलसी दूंगा या पेमेंट दूंगा, मेरे पास जब कंटेनर पहुंचेगा
उस टाइम में पेमेंट करूंगा, मैंने एग्री किया। दूसरी उसकी कंडीशन थी कि मैं मतलब अपने डॉक्यूमेंट लेने बैंक में नहीं जाऊंगा, जबकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कोई वो नहीं है कि हम बिना बैंक के डॉक्यूमेंट्स वो कर रहे हैं। मैंने उसकी वो कंडीशन पे एक्सेप्ट करी। उस कंडीशन में मैंने आरबीआई में, डीजीएफटी में, जहां जहां मेरे को मतलब वो लगा, और मैं अपने आप को समझता हूँ कि शायद वो मैं एक पहला आदमी होगा जिसने इतनी बड़ी अप्रूवल ली, बट माइक पे सबने ली होगी, ऐसा नहीं है। तो उसकी कंडीशन थी कि हर फ्राइडे को मेरा एक कंटेनर निकलना चाहिए। जो कैलकुलेशन हमने कैलकुलेट किया, 45 डेज ट्रांजिट टाइम था और 4 से 5 दिन और लगा लो कस्टम के लिए ये को, तो 49 डेज, 7 कंटेनर हमारे मतलब ट्रांजिट में। और मेरे को ये सारी क्वांटिटी अरेंज जो करनी थी, मटेरियल अरेंज करना था, वो हरियाणा, यूपी और इससे करना था। 3 से 4 कंटेनर मैं उम्मीद करता था कि मतलब मेरे गोडाउन में रहेंगे। ऑलमोस्ट 10 कंटेनर का, और वैल्यू ऑफ गुड थी 4 करोड़ इन 2005। बात करते 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 बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हो गई, सब एक्सेप्ट कर लिया, बायर ने भी, मैंने भी, सब कुछ। लास्ट में एक पॉइंट निकला, बड़ा वैलिड पॉइंट था उसका। कहता कि मैंने कहा कि कंटेनर जाके पहुंचे, मेरी पेमेंट कर, उसने बोला ठीक है कर, मगर 2 से 3 दिन तो मेरे को चेक करने में लगे। जो उसका वर्ड माइंडसेट की बात की रहा हूं, कहता मेरे को चेक करने के लिए 2-3 दिन चाहिए। जब उसने चेक करने का पॉइंट रेज किया ना, मेरे माइंड में स्ट्राइक हो गया, भैया तू माल को चेक करेगा, अगर तूने एक कंटेनर में रिजेक्ट कर दिया मैं तो बेकार हो। उस कंडीशन में माइंडसेट क्या मतलब जिस कहते हैं, वो जो बायर था वो भी इंडियन था। जब हम बात करते हैं माइंडसेट, इंडियन माइंडसेट, इंडियन बंदा था और मैं भी इंडियन। वो कहता कि मैं तो बाहर चेक करूंगा तब पैसे। मैंने उसको सारी कंडीशन स्टॉप करके तो कहने लगा तू अगर तेरे को चेक करवाना है, तेरा बंदा भेज दे यहाँ पे चेक कर दे, नहीं तो आपकी एम्बेसी से चेक करा दो। आपकी इंडिया में एम्बेसी है जिस कंट्री से उस एम्बेसी से करा दो, मगर उसने कहा नहीं दी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जो हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, वो इंडियन था, उसने क्या वर्ड बोला, कहते कि इंडिया में एम्बेसी वाले जो बैठे वो भी तो इंडियन ही है, तो मैं चेक करूंगा तब पैसे दूंगा। तो ये क्वेश्चन मैं इसका आंसर किसी को नहीं पूछूंगा, तो इसका माइंडसेट क्या है वो इम्पोर्टेंट। इसके लिए मैं कुछ कहना, especially beyond the Middle East used to say that India is a land of snake charmers and road tricks. Are you manufacturing this thing there? Means the product that I am exporting, उसके लिए मैंने ये बहुत सुना है, तो इसलिए I am not surprised if you came across such sort of an attitude. But that is what we are supposed to tide over, and I think we have sufficiently done that. सॉरी सर, इसके लिए जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं किसान का बेटा हूँ, और मैं भी किसान का बेटा हूँ, और हमारे वो हालात थे कभी बचपन में, हम सोच रहे मेरे को बोलते हुए शर्म नहीं आ रही कि हमारे वो वक्त था कि हमें एक टाइम की रोटी होती थी, एक टाइम नहीं होती थी। ये सिचुएशन मैंने देखी, और जब ये बिजनेस मैंने 1.5-2 साल में करके मैं बहुत सारे मतलब 1.5-2 साल खराब के लॉस हुआ, और दोबारा वो सिचुएशन आ गई थी 2010 के आसपास। बट नाउ आई एम देखिए मैं आपको जवाब देता हूँ, अगर उसने कंडीशन दे दी कि मैं चेक करके पैसे दूंगा, टेक इट फ्रॉम मी, दैट पर्सन वाज नॉट फेयर। दूसरी चीज जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे बहुत से साथियों का जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहते हुए थोड़ा शर्म महसूस होती है कि आवर एक्सपीरियंस विद इंडियन सिटिंग देयर एंड बिकमिंग अ बायर इज नॉट वेरी गुड। दे आर मच मोर अनफेयर देन अ लोकल पर्सन देयर। वो सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपके 7 कंटेनर ट्रांजिट में है, उसने खोला और कहा आपका कंटेनर का माल हो रहा है। अब आपके पास क्या ऑप्शन, आपके 7 कंटेनर ट्रांजिट में ओपन टर्म्स पे आपने काम किया हुआ है, तो आप ब्लैकमेल होंगे उससे। तो कभी भी बिजनेस डील में ऐसे लालच में मत जाइए। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट में 3 टर्म होते हैं, उसका एक मैं आपको थोड़ा सा लाइटली बताता हूँ। एलसी होती है, डीपी होता है, डीए होता है। एलसी मतलब जब एलसी मिलती है, हमारे आपस में एक टेक्नोलॉजी है, इसका हमने एक अपना नया वो निकाला है। इसका मतलब क्या होता है, एलसी अगर आपके पास है तो लिव कंफर्टेबली,
डीपी मतलब आप बैंक को डॉक्यूमेंट भेजते हैं, डीपी को हम कहते हैं डेथ पेंडिंग, कि किसी समय भी मना कर सकता है डॉक्यूमेंट लेने से बैंक में। आपका माल जा चुका है, आप वहां वेयर हाउसिंग कराएंगे या उसको वापस लेके आएंगे, तो होल थिंग इज डेड। डीए जिसमें आप ओपन डेस्क पे दे देते हैं कि भाई मैं माल भेज रहा हूं, अपनी शराफत में मुझे पैसे दे देना, उसमें है डेथ एश्योर्ड। तो ये मान के चलिएगा कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं एलसी क्या बोला सर? तो ठीक है, एलसी क्या बोला आपने? लिव कंफर्टेबली। चलिए, बहुत ही अच्छा रहा ये सेशन। और अब 2 समय में थोड़ा सा पैनल है, और इस पैनल में हमने सोल्यूशन देने हैं आपने, जो सुबह से हमारा पैनल डिस्कशन हुआ है। आज शायद पहली बार ऐसा होगा कि हमने जीआईए में सुबह से लेकर शाम तक का ये पैनल डिस्कशन किया, बिकॉज ऑफ श्री जयंत बांग्ला जी एंड और टीम जीआईए की। उसमें मुकेश जी या मैं किसी का भी नाम लूं, जी सभी हमारे साथ यहाँ हैं कि मॉर्निंग से हमारा ये सेशन चल रहा है, और हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की है। स्पेशली हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर बात की है, एक्सपोर्ट प्रमोशन लॉजिस्टिक पर बात की है, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स और सब्सिडीज हैं उस पर अब हमने बात करनी है। सर आपकी एब्सेंस में सर हमारी कुछ बात हुई थी, जो हमने टॉपिक पर चर्चा की थी, उसमें हमारे कुछ मेजर इश्यूज थे कि जो एमएसएमईज हैं या एसएमईज हैं उनको गवर्नमेंट से क्या क्या सपोर्ट मिल सकती है, किस किस चीज पर उन्हें सब्सिडी मिल सकती है, या किस तरह से उन्हें अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल श्री रवि जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना मंतव्य से शुरू करें, क्योंकि उन्होंने सुबह से सुनी है सारी बातें, और वो सभी है कि उन्होंने सभी चीजों पर अपना प्रकाश डालना है। हाँ श्योर, जी 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 जी। आया तो पढ़े हुए तो है, गढ़े हुए भी हैं। ये गढ़े हुए स्पेशलिस्ट हैं हमारे, जो अपने आप में एक मील का पत्थर बन गया, जो वाकई सलाह दे रहे हैं, वो अपने ऊपर फेस करके प्रॉब्लम्स के लिए आज इस स्टेज तक आ गए हैं कि जो सुन लेगा उसको कुछ अपने बिजनेस में स्पेशल पर्संस डेवलप करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस इनको सुन लीजिए और प्लेटफॉर्म पे आप बुलाते रहिए। और गुंजन जी ने ऐसा प्लेटफॉर्म, आई एम सरप्राइज्ड एंड इट इज ब्यूटीफुल। मैं थोड़े टाइम से मैं मॉर्निंग से आना चाह रहा था, बट आज आपको थोड़ा दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स का मैटर था तो मैं वहां चला गया था, सीधा ही आया। तसल्ली से मिलूंगा, मेरे मन की और भी बड़ी बातें हैं, मेरे से कोड ऑफ कंडक्ट से करने की आवश्यकता नहीं है, मैं फेस कर रहा हूं। थैंक यू सो मच भाई। हम आप लोगों के लिए तो हैं, प्रो किसी गवर्नमेंट की या किसी उसकी तो हम थोड़ा वो कर रहे हैं, हम तो अपने उद्योगपति साथियों को ये बताना चाह रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि कैसे बढ़े। ये थोड़ा कह रहा हूँ मेरे डीआईसी ये दे रहा, मेरा डिपार्टमेंट ये दे रहा, इस गवर्नमेंट ने ये कर दिया, बट तो एक्सपीरियंस और डेफिनेटली एंडलेस। आपका तो टॉपिक 10 बजे शुरू होना चाहिए था। आपने जिस तरीके से जो प्रैक्टिकल आई है, इट्स वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल। जो सुन रहा हूँ उनको भी और नहीं सुना उनको रिकॉर्डिंग करवाओ गुंजन जी, और सब जगह अच्छे सेमिनार लगाओ, ये सुनाओ। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, हमारे साथ ही बढ़ेंगे। और ये तो हमारे पिलर्स हैं जो उस तरीके से जो एक्सपोर्ट, उसके लिए बहुत बड़ी बात बस ये कि कहूँगा, सक्सेना जी ने बड़ी तगड़ी बात कह दी कि ये एक्सपोर्ट की और ये लोकल की। हमारी लोकल डोमेस्टिक मार्केट भी इतनी हो गई, ठीक है ओके, एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मींस पहले हमारी लैंग्वेज में ये था सिर्फ गारमेंट एक्सपोर्ट। आज हमारी स्नाइडर जैसी कंपनी और कंपनी इलेक्ट्रिकल्स में, मेडिसिन्स में, इवन बहुत आगे इंजीनियरिंग्स में बहुत काफी ग्रुप्स आ गए हैं। तो आज हम उसमें अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पोटेंशियल की है, नो डाउट पोटेंशियल है। गवर्नमेंट की स्कीम्स ऑलवेज साथ रही, बशर्ते कि आप लोगों को एक्सप्लोर करें। हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता होती है बस। आप सिर्फ हीट 2020 डालिए, हीट 2020 हरियाणा एंटरप्राइज कॉलेज। आजकल तो गूगल इतना आसान, आपने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपने किसी ज्यादा बड़े सेमिनार में जरूरत नहीं है, सिर्फ स्कीम्स डाल दीजिए और आपको सारे स्कीम्स इन हैंड्स आ जाती है। बट ये आपको ओनर को खुद करना पड़ेगा, आपने किसी को डेप्यूट नहीं करना भी आप ये मेरे स्कीम। कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स या कोई ऐसा इंडस्ट्रीज है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव ना देता हो या असिस्टेंस ना देता हो, बट आज भी 70% हमारे एंटरप्रेन्योर्स वो फैसिलिटीज नहीं ले पाते हैं। वो हमारी अवेयरनेस लगाइए। अब हमारे एसोसिएशन के साथ भी नेचुरली खुद भी मेहनत कर रहे हैं, और वो कितने अवेयर कर पाते हैं, जितना उनसे बनता है वो करते हैं, कर भी रहे टाइम टू टाइम। जैसे ये सेकंड सेमिनार मैं तो फर्स्ट अटेंड कर रहा हूँ, बट तेरा बेस हमारे देशम पिता में जी जे मनला जी बैठे हुए इंडस्ट्रियल जीआईए हाउस,
जीआई हाउस के बनाने वाले और लेने वाले सरकार के श्री जैन मंगला। आज इस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं श्री मंगला जी, पूरा एरिया नेचर मतलब एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे दिया, ये भी एक हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और ये रहेगी, स्वर्ण अक्षरों का नाम रखा जाएगा और रखा जाएगा। अभी हमने कुछ समय पहले इस बात की चर्चा की थी कि अगर जीआईए हाउस नहीं होता तो हमारे पास तो और कोई मंच नहीं था उद्योग के लिए कोई बात रखने के लिए। भाई कम से कम जीआईए ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो दिया कि आज हमने शुरुआत ही की, छोटे छोटे प्रोडक्ट भी हम शोकेस कर पा रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर गुरुग्राम जगत की सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन आप सभी महानुभाव मिल करके गुड़गांव में छोटा सा कन्वेंशन सेंटर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म सरकार से ले सके तो यहाँ काम करने वाली हजारों लाखों कंपनियों को अपने प्रोडक्ट शोकेस करने की एक जगह मिल जाएगी। हमारे यहाँ ना एक्सपोर्टर्स की कमी है, ना उद्यमियों की, ना एसएमईज, ना एमएसएमई, सब है यहाँ पर। बावजूद उसके हमारे यहाँ का रेवेन्यू उठा के हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जाता है। तो ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है हमारी भी, कम से कम गुरुग्राम को इतना तो मिलना चाहिए सर। डेफिनेटली ये मैंने इसीलिए धन्यवाद साहब के साथ कह दिया। मंगला साहब ने इतनी मेहनत करी, जबरदस्ती आपके साथ जो लेना आपका कर जबरदस्ती अब लेना है, लेना चाहिए जब अग्रवाल साहब कहते हैं तो वाकई जो जबरदस्ती अपने लिए नहीं, एक इंडस्ट्रियल उस बैल के लिए, हमारे साथियों के लिए जो उन्होंने मेहनत करी, हम उसका रिस्पेक्ट देते हैं पकड़ने वाले। आज आपने डिस्ट्रिक्ट से उसकी सेवा का मौका दिया है, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा सर, थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज करना नहीं आप प्लीज आज कुछ रहे ना, थैंक यू वेरी मच। मैं कल सुबह ज्वाइन करूंगा और सारे टाइम बैठूंगा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज माय प्लेजर। आई रिक्वेस्ट सर, हम लोग एक रिस्पेक्ट टोकन देना चाहते हैं आपको। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। It's not about saving money, it's about increasing your sale. That is the thing that affects a company, any company or any industry, big or small. So many things we have learned today, and all these anecdotes what we have listened, that is going to be in our mind for a long time. Now, अब आती है फाइनेंस की बात आती है, हमें सुनी बिजनेस कितना भी कर लेंगे पैसा चाहिए, यूनिट फाइनेंस एंड फाइनेंस एट ए प्रॉपर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. Explore कीजिए, लॉजिस्टिक्स कीजिए, whatever you are doing. In every phase, you need some partner with you, some financial partner with you. Either it is a bank or the financial institution or your friend or family, whatever. I am from Sydney. I will talk. We are a government organization and we are apex institution for MSME. Whatever schemes are made for MSME, we are the implementing agency. आप सबों ने हो सकता है directly you people might not have directly interacted with Sydney. But कहीं ना कहीं आप सिटी से जरूर जुड़े हुए हैं, because whatever you do, whatever you are banking with any of the banks, Citi is a partner in that. मुद्रा सुना होगा आपने, CTMSE सुनी होगी आपने, स्मेरा सुना होगा आपने, even GCL लोन आप लोगों ने कोविड के टाइम पे, I think all of you must have availed that GCL loan. That is also being guaranteed by Citi subsidiary. So what I am trying to say, we are आप directly हम आपसे नहीं जुड़े होंगे, बट इनडायरेक्टली वी आर योर पार्टनर एंड हमारा जो भी व्हाटएवर द विजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज आवर विजन आल्सो, एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प एमएसएमईज इन इंडस्ट्री. चार चीजें मुझे समझ में आती हैं जो हर बात पे की जाती है कि व्हाट वी आर लैकिंग, व्हाट एमएसएमईज आर लैकिंग. आई विल टॉक ओनली अबाउट एमएसएमईज बिकॉज़ हमारा ब्रेड एंड बटर इज एमएसएमई. So Snyder is not my customer. My customers could be their customers or could be their vendors, something like that. तो MSMEs के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है? There are 4 things. अभी आप लोगों ने FM परिषद में सुना होगा, particular like limited. Even RBI is coming very heavily on MSMEs to how to resolve the problems of MSME. 4 प्रॉब्लम आती है excess of finance. First thing. दूसरी प्रॉब्लम है डिलेड पेमेंट्स, जो मॉर्निंग के सेशन में काफी डिस्कशन हो रहा था. डिलेड पेमेंट्स इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग. द थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फोर्थ वन इज ऑफ व्हाटएवर कंप्लायंसेस वी आर डूइंग. तो मॉर्निंग में जो मैंने चार चीजें समझी आपको से, तो गवर्नमेंट एंड वी सिटी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग फॉर रिजॉल्विंग ऑल दीस इश्यूज. सब्सिडी पे आऊंगा मैं, आपने सवाल किया सब्सिडीज दे
that's no problem. Because that is the interesting part. आप उसको सुनने के लिए जरूर मेरी बात सुनो. So access of finance में अभी तक क्या हो रहा है? Traditionally what we are doing, what the entire banking system as per the RBI regulations, we are doing on asset and turnover. Asset is one of the criteria for availing any assistance. और turnover 10 crore करते हो कितना assistance मिलेगा? Asset आपकी security के लिए तो इतने सारे हैं. But now government and regulators are working very heavily on designing something totally different thing that would not be based on your turnover and asset criteria. What they are trying, they would be doing taking some digital intervention. What's my colleague was telling about digital intervention. Digital intervention products will be designed. All the banks, RBI has already told the banks and FM has also advised the banks to develop some new products for them. This is definitely going to help you out. And I think people must be aware that the banking system has evolved a lot. Now GST, based on GST goes up to 5 crore without any security and without any questions asked are being given. We have also started, CPA also started, though we have started it for existing customers, GST based financing. No question asked, no security, nothing is being done. This is one of the examples I am giving how the banking sector is evolving and how finance should be easily available to the MSME entrepreneurs. The second thing we talked about delayed payments. ये बहुत बड़ा इशू है MSME के लिए. सुबह बात हो रही थी, I think ममला साहब कह रहे थे 45 days का बनाया था section. But when I am dependent on you, I can't complain against you. जब मुझे बिजनेस आपके साथ करना है, I have to be, मुझे वेट करना पड़ेगा. What is the solution? हर MSME को बहुत सारे पोर्टल्स गवर्नमेंट ने बनाए, MSME चैंपियन बनाया हुआ है. There are many portals where you can go and you can put your case and there is resolutions also getting. But क्या मैं अपने आप को किसी ट्रबल मांगर के साथ रखना चाहूँगा? Practically this is not possible. अगर अनिमेश जी को मेरे साथ प्रॉब्लम है, either I will want to remove, मैं दूर रहना चाहूँगा या फिर ये मेरे से दूर रहना चाहूँगा. What is the solution then? अगर आप दोनों को काम करना है, we have to be a teacher. MSME के साथ mostly ऐसा ही होता है. Now government ने 2009-10 में ट्रेड्स बनाया था. ट्रेड्स में 500 crores की कंपनी को बताया गया कि 502 entities who were having more than 500 crores of turnover, they have to mandatory not listed. List themselves on those platforms. 3 प्लेटफॉर्म बने हैं, RXIL है, M1 Exchange है, Invoice Mart है. ट्रैक्शन भी काफी बढ़ गया है, काफी ट्रैक्शन बढ़ा है. अभी रिसेंटली इस जो लिमिट थी 500 crores से बड़ी कंपनियों को ही जाना था उसमें. Now this limit has been reduced as per the latest current. It has been up to 50 crores. That means 250 crore. अभी MSME का definition जो है, MSME is defined as unit those who are having sales up to 250. That means any unit who is just crossed the border of MSME, they have to get mandatorily registered on the TREST platform. आप TREST platform पे जैसे ही जाते हो, तो फिर आपको 45 दिन और 30 दिन वाले चक्कर से बाहर निकल जाते हो. Your invoice, whatever business you are doing, that would be discounted at a very softer rates. I will not say in cheaper rates, but very softer rates. You actually can L1, L2 जो बात हो रही थी अभी, you can put your invoice there and you can have the L1, L2 and L3 kind of rate on those platforms. This is a very big step that government has taken, and it was much demanded from the industry, from all the industry associations as well. Even अभी बैंकों को भी गवर्नमेंट ने बताया है कि आपको भी अपने कस्टमर्स को, जैसे हमारे पास कस्टमर है जिनका 250 करोड़ ऊपर का टर्नओवर होता है किसी का, I have to tell them, भाई आपको ट्रेड्स में रजिस्ट्री करनी है. That is now push and pull is being given by the government. अभी तक ऐसा push pull नहीं हो रहा था, but now it is being on focus. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है. Third point that we discussed about infrastructure. Infrastructure is a very pain point for MSMEs. सुबह से हम डिस्कस कर रहे थे, land cost is very high. Yes, land cost is very high. People expansion के लिए या फिर putting up a unit, machine से ज़्यादा कीमत होती है debt investment की. Land and building are considered as a debt investment. और as a banker we can see. यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है? Plug and play kind of concepts are being coming up. Very shortly, this concepts like you can go with your machine, you can plug your machine, you can start manufacturing. Government is focusing on this segment, plug and play segment,
and SIDBI and NABARD is one of our just like SIDBI, they are also a financial institution. SIDBI and NABARD are funding state government. DIC people are there, ज़्यादा होते हैं. तो स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग हम काफी ह्यूज लार्ज लेवल पे कर रहे हैं. टिल नाउ वी हैव फंडेड अराउंड 8,000 crores टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. क्लस्टर बेस्ड फंडिंग की बात कर रहे हैं हम, जहां पर पीपल लाइक ऑटो वाले हैं, what kind of facilities auto industry want. They might be looking for testing kind of equipment, testing facility they might be looking for. That we are trying to create the entire infrastructure for this on cluster based. And the third is the compliance part. बड़ा troublesome part है compliance part वैसे इसके लिए. इसमें भी काफी इनिशिएटिव ली गई हैं. गवर्नमेंट इज टेकिंग ह्यूज इनिशिएटिव. जैसे एग्जांपल मैं शेयर करूंगा. तो प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 18 years जब हमने बैंकिंग ज्वाइन किया था तो I was looking in this MSME loans. EM1 EM part हुआ करता था, EM2 हुआ करता था. इंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम आप लेके आइए. कस्टमर आता था हमारे पास को एज पर गाइडलाइंस मैं कहता था उनको आप EM लेके आओ. EM1 लेके आया नहीं, आप EM2 भी लेके आना मेरे पास. That was a very time taking procedure. उसको DIC जाना पड़ता था. DIC ऑफिस में जाकर के it was all manual work. Now you people आप लोग अभी करते हो UM करते हो. Self declaration based पे करते हो. That is the click of a button and just putting your GST, your Aadhaar number and some basic details you are getting that. I'll just give an example. So this kind of initiative government are taking. Compliance is also being, ease of compliance is also being done. And look at a very and a very aggressive manner government is trying to resolve that. ये 4 प्रॉब्लम तो बता दी मैंने. उसके बाद अभी सिडबी हमारा एक्सपेंशन गवर्नमेंट एक चाहती है कि सिडबी शुड एक्सपैंड. इंडिया में टोटल 242 क्लस्टर्स है एज पर द मिनिस्ट्री MoMSME मिनिस्ट्री. We are at present we are having presence in our 142 clusters. Government wants that we should be present in all entire 242 clusters and in next 3 years. This year we are opening 24 offices in all those clusters. हरियाणा में भी एक क्लस्टर ओपन कर रहे हैं, करनाल ओपन कर रहे हैं. It's not about financing. I will not say that CP is just doing financing. Financing is one of the part what CP is doing. We are doing credit plus kind of approach. I will not say change your banker, come to me, come to CP money, CP will provide you this and that. Yes, our rate of interest are cheaper than other commercial banks. That is a different story. But what you are getting from CP is totally different. And we are trying to provide you entire infrastructure, how to do the business, कैसे business करना है. If you are having, if people are facing any issues, then CP is there. CP is going to help you out. बहुत जल्द हम ब्रांच ओपन करेंगे. अभी FM हमारी ब्रांच को ओपन करने का आने वाली है. This product content is there. We are opening this branch after some time, but surely we are going to expand our wings. अब आती है सब्सिडी की बात आती है. तो we all know subsidy regime is not there. अभी हम फोकस हमारा है कि हम सब्सिडी regime से बाहर जाना. But yes, apart from, despite of that, CP is having some subsidy scheme from their own pockets. We are providing something. अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में हैं and if you are investing for any machinery, any technology upgradation, then CP is giving interest subvention of 2%. तो अगर for example अगर आपको लोन 8% पे मिलता है 8.5 पे whatever number, you will be getting every 3 month or 6 month you will be getting interest subvention of 2%. मतलब हर 3 महीने में 6 महीने में आपको 2% इंटरेस्ट वापस मिलेगा. That means effective rate will be whatever interest rate charge minus 2%. This is the subsidy we are giving. उसके अलावा we are in discussion with many multinational agencies जो कि MSMEs में invest करना चाहती हैं इंडिया में. They need some good partners. So we are the pioneers into that. तो वहाँ से भी कुछ फंडिंग आने वाली है. In coming future we will be announcing some more subsidy schemes for MSMEs. इसके अलावा अभी फोकस है हमारा. We are focusing more on micro and nano enterprises. We are trying to develop their infrastructure because जो small और medium तक पहुंच रहे हैं उनको hand holding की जरूरत नहीं है. लेकिन जो माइक्रो और नैनो में है उनको हैंड होल्डिंग के साथ साथ स्पून फीडिंग की भी जरूरत है. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू. तो अभी हमने लास्ट टाइम में शायद मैं इसी फॉर्म पे आया था. तो
मैंने बताया था वी हैव बहुत से प्रयास स्कीम जहाँ पर मिसिंग मेटल सेगमेंट इज अ वेरी बिग सेगमेंट इन इंडिया, जो 1 लाख से ऊपर 2 लाख से ऊपर का उनको जरूरत होती है। They can't get assistance from MFIs. MFIs are microfinance institutions who are pioneer in giving loans of small loans. अब वो रुपये लोन देते हैं, लाइवलीहुड लोन्स देते हैं, बट उसके ऊपर क्या है? 2 लाख से ऊपर अगर किसी को जरूरत है, अगर कोई अगरबत्ती बनाता है, environment is more than one, then ultimately he has to by force or by whatever you say, he has no option other than to put some money in. वहाँ पर SIDBI has pitched in and with the help of government we have got some funding and we have launched a प्रयास scheme जहाँ पर हम 5 लाख तक का assistance at a very cheaper rate of interest at 11%, 12%, unimaginable. इस segment में इस rate पे लोन नहीं मिलता है, but because we have got some backup, we are giving this assistance. तो मैं आप लोगों के माध्यम से चाहूँगा because you people आप जितने भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वाले हैं, you should promote, you should make them aware. जो सुबह एक बात हो रही थी, information जो हमारा information symmetry है, that is not very very good. Many schemes are there, many things are there. We are doing many things, we are doing many things, but we don't know what people don't know about that. We want from you people, you should become the voice of SIDBI. अगर SIDBI या Government of India कुछ भी information होता है, whatever we are discussing today, that should be passed to people at the base, so that they can get some benefit out of that. तो माइक्रो और नैनो में जो मैंने प्रयास बताया, प्रयास में हम कर रहे हैं. Even we have started now arrangement with NBFC and MFI so that उनकी नेटवर्क को यूज करके we will be reaching to the people of the pyramid to provide them assistance at a lower rate of interest. इसके अलावा मैं जो सुबह की बात कर रहा था, मैं चाहूंगा कि आप लोगों से सब जितने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वाले बैठे हैं यहाँ पर, हम चाहेंगे आप लोगों की जो एसोसिएशन की परेशानियां हैं, एसोसिएशन लेवल पे इंडस्ट्रीज की जो परेशानियां हैं, वो आप लोग हमें बताएं. We will try to have an MOU with you people. आपके एसोसिएशन में MOU करेंगे हम. We will try to provide assistance at some more concessional rate, whatever SIDBI is already doing. उसके अलावा कुछ concession देना चाहेंगे. More interested in developing your infrastructure. That is what we are looking from you people. आप अपने एसोसिएशन में सारे प्रमुख बैठे हैं यहाँ पर, आप लोग जरूर अप्रोच करें SIDBI को. जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, उसका जरूर फायदा उठाएं आप लोग. So I request through this forum, I will request all you people to please get in touch with SIDBI, have an MOU with us. ये देखने में आया है जो भी हमारे साथी इंडस्ट्रीज हैं, why the industry don't go to the SIDBI bank? What is the reason behind? And do you compare the rate of interest? Otherwise, nobody will go to it. और ये तो पता होना चाहिए ना लोगों को आपका रेट क्या है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों कम है, आप क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं. जब तक आप ये लोगों को नहीं बताएंगे कंपेयर करके, तब तक लोग आपके पास जाएंगे. फिर दूसरी बात है कोलेटरल सिक्योरिटी की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करती है, और लेकिन जब वो लोन लेने आपके पास जाते हैं तो आप सिक्योरिटी के बिना देते नहीं है. ये हर बैंक में, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप भी शायद 25 लाख रुपए कोई जाएगा लेने के लिए, फर्स्ट भी विलास होगा सिक्योरिटी. तो ये जो सारी चीजें हैं, मेरा ख्याल आपका तभी डेवलपमेंट की बात होगी अगर आप ये बताएंगे लोगों को कि भाई हमारा दूसरे बैंक के मुकाबले में हम लोग ये बेनिफिट देते हैं. वहाँ पर भी जो है ना, लोगों ने कोई खास इलेक्शन नहीं किया. तो मैं हर बार ये मीटिंग में बात कहता हूँ, we are not competing with any commercial bank. हम किसी भी I'm not a commercial bank. SIDBI is not a bank. SIDBI is a financial institution made for the development and promotion and financing of MSMEs. We are not commercial bank जहाँ की आप मेरे पास आओगे, आपने अपनी सेविंग रखी, आपने अपनी FD रखी, मैंने पैसा दिया आपको. I am not. We are not. We are a different organization. I am not in. मैं अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को होर्डिंग लगा के इसलिए नहीं करता हूँ. I am not in competition. दूसरी चीज, SIDBI और नाबार्ड इंडिया में 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. RBI is the institution for the entire banking system. नाबार्ड है एग्रीकल्चर के लिए, SIDBI है MSMEs के लिए, एक्सिम बैंक है और एक IFC है. अभी एक नया भी बना, NAFED बना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर.
ये पांचों जो है ये बाकी कमर्शियल बैंक से अलग है। मैं इसलिए आपको ये रेट कंपैरिजन करके नहीं बताता हूँ और मैं कहीं आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिखाता हूँ, बिकॉज वी आर द रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। अगर आप सेंट्रल बैंक से लेते हो, सेंट्रल बैंक आपके हमसे रिफाइनेंस लेता है उसे, तो मैं अपने एक कस्टमर, मेरा जो प्राइम रोल है रिफाइनेंसिंग का, वो मैं कर रहा हूँ और मैं फिर उनसे ही कहूँ कि मैं डोंट गो टू सेंट्रल बैंक, come to me because I am offering you 2% lesser rate of interest. That is not correct on our behalf. That is why we don't believe in this thing. I am not going to cut their customer base. We are very open to that. Yes. दूसरी जो अपने बात कही, हाँ ये जरूर है, of late we were not very media savvy की कह लीजिए, हम बहुत ज्यादा कमाते नहीं, शायद हम आप लोगों के पास बहुत ज्यादा हमारे बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं। Everybody was saying, Siddhi एक अलग किस्म का, Siddhi is doing something which is not for the MSME general MSME के लिए नहीं। Now we are changing this approach. Yes, we are participating in all events. जो भी जहाँ भी हमें मौका मिलता है, we are trying to have our business there. और इसी वजह से मैं बार-बार MOU की बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हमें MSME की प्रॉब्लम दूर करनी है। आप लोगों ने बिजनेस मॉडलिंग का नाम, बिजनेस मॉडलिंग के कॉल, आप सभी का ट्रेड्स की बात करते हैं। ट्रेड्स 1990 में ये RFS सिर्फ फाइनेंस शुरू हुआ था, सिटी वाले स्टार्टेड था, तो we believe in making the market, we are not trying to capture the market. कमर्शियल बैंक है इसके लिए, अगर हम भी वही करने लगेंगे तो सिटी विल आल्सो बिकम जस्ट लाइक अनदर कमर्शियल, क्योंकि हमें नहीं बनता, we are here for the promotion, इसीलिए हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। और हाँ, जहाँ तक बात है हमारे मतलब वेबसाइट में आप देखेंगे, वेबसाइट में और वेबसाइट इज वेरी robust and you will get the entire information what kind of schemes we are giving. सब्सिडी तो दूसरी चीज है, अगर भारत सरकार की कोई भी सब्सिडी आती है that gets we are the nodal agency for that सब्सिडी get आपने CLCS 15 लाख रुपए का दिया होगा आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बिल किया होगा, तो अल्टीमेटली वो बुक सिद्धि की हुई होता है। तो these are the things that सिद्धि is doing। और हम आपने जो कहा है कि अवेलेबल नहीं भी है ना सिटी की, वो एक रीजन ये भी है कि जो बाकी कमर्शियल बैंक और एनबीएफसी कर रहे हैं, तो इसलिए जो कस्टमर को अप्रोच करते हैं वो डीएसएस जनरली अप्रोच करते हैं, और वो जिसका प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं वो प्रोडक्ट। देखिए एमएसएमई को होता है ना, फाइनेंस वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमली फाइनेंस। अगर मैं आपके पास आता हूँ, अगर ये कहने के लिए भाई सर आपको पैसा आज चाहिए, मैं आपको एक दिन पहले पैसा देता हूँ, दैट मैटर्स। शायद उस मामले में इसी वजह से सिद्धि के पास लोग नहीं आ पाते। दूसरा आपने तीसरा सवाल किया था 25 लाख रुपए वाली, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कोई सिक्योरिटी नहीं है उसमें, कोई सिक्योरिटी नहीं है। इवन जो गवर्नमेंट जो बाकी कमर्शियल बैंक की स्कीम है, वो ना मुझे जानकारी है 5 करोड़ तक के लिए दे आर नॉट आस्किंग एनी सिक्योरिटी, जीएसटी बेस्ड अगर इनवॉइस है व्हाटएवर यू हैव सप्लाइड टू समबडी एल्स। नहीं जो मैंने नहीं है तो नहीं, मैंने जो स्कीम की जो बात की, मैंने जीएसटी इनवॉइसिंग की बात की। जीएसटी इनवॉइस से 5 करोड़ तक के, जहां तक मेरी जानकारी है, तो कैमरा बैंक में नहीं पीपल कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो मैंने 25 लाख की बात की मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए अभी है, वहां पर कोई सिक्योरिटी, वो अनसिक्योर्ड नहीं है, पूरी अनसिक्योर्ड है। ये समझते नहीं है जीएसटी बिजनेस चलता है। आज किसी को यदि डेवलपमेंट के लिए चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए या और तो वहां में वो क्या करेगा? आपको ये मैंने तो देखा नहीं कोई बैंक मानते कि क्या दो चीजें, दो चीजें, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट का बहुत फोकस है इस पे। जीएसटी का बिल अगर आपके पास 20 करोड़ का आप टर्नओवर कर रहे हैं और इनवॉइसिंग जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इनवॉइसिंग हो रही है जीएसटी पोर्टल से, इसका मतलब आप 20 करोड़ का बिजनेस है तो आपका 5 करोड़ का रिस्क गवर्नमेंट ले सकती है। प्रॉब्लम क्या होती है, जो बैंक मैनेजर होता है वो आपको एंटरटेन नहीं करता, वो क्या है कि एक बार डिफॉल्ट हो जाएगा तो उसको भागदौड़ करनी पड़ेगी, रिकवरी करनी पड़ेगी, वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है बस। ये बात तो सही है, अगर 20 करोड़ की टर्नओवर करने के लिए उसको जो पैसे चाहिए वो तो नहीं मिल रहे हैं, वो गवर्नमेंट आप स्टार्टिंग लेवल पर दे नहीं रहे हैं, उसको 5 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर करने के लिए आप पैसा दे रहे हैं, 20 करोड़ का टर्नओवर तो बोलेंगे आप सिक्योरिटी, अब क्या बात हमारे का उसको अपने काम करने के लिए क्या कर लिया, अब कैसे कर लेंगे? सर जो मैंने पहला प्रॉब्लम बोला था, फिर आपने सुना होगा, फर्स्ट प्रॉब्लम यही बोला था, एक्सेस ऑफ फाइनेंस, वही बोला था मैंने। स्टार्टअप में जो आपने अभी प्रॉब्लम बताई, बिल्कुल स्टार्टअप की प्रॉब्लम बताई, शुरुआत कैसे की? तो शुरुआत 5 करोड़ बना करके छोटा शुरुआत कीजिए,
वर्किंग कैपिटल की जरूरत जो या इंडस्ट्री के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि जो उसके स्कैन बिजनेस के लिए जो वो यदि 5 करोड़ जहाँ लग रहा है वो करोड़ से धंधे शुरू नहीं होगा। आप काम करें 1 करोड़ का करे 5 करोड़ को उसमें छोड़ दीजिए, तो जिस स्टेज पे वो कर रहा है उस स्टेज के लिए जो उसको टीचिंग यही होता है उसको पैसे चाहिए उसको, उनके पास क्या सिक्योरिटी पड़ी है, आज वो कैसे आपकी इंडस्ट्री में आएंगे, कैसे काम करेंगे आपने कंट्रोल करेंगे इंडस्ट्री। आज डेवलप लोगों के लिए आप कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पड़ा है, बताइए वहां तो डिपेंडिंग क्वेश्चन मैं इस पर बचा